हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ जान लिया था। इसमें हम स्वर और व्यंजनों के वर्गीकरण को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपकी सीटेट की डेट भी आ गई है और हमने ईवीएस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। साथ में हम साइकोलॉजी यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी भी कर रहे हैं और अब हमने हिंदी का भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो ये हिंदी का फर्स्ट टॉपिक है, आप इससे अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आप जब एग्ज़ाम के टाइम आप रिवीजन करें आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या फिर उच्चारण या फिर काल के आधार पर जो स्वर है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब एक एक करके इन्हें देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें बोला जाता है ह्रस्व। किन्हें बोलते हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व बोलते हैं और इनकी संख्या 4 है। कितनी संख्या है? 4। कौन कौन सी है? ए, ई, उ और री। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इन्हें बोला जाता है ह्रस्व। इनकी संख्या 4 है। इसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगता है उन्हें बोला जाता है दीर्घ स्वर। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? देखिए, इसमें आता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है और जो ह्रस्व स्वर होते हैं इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इसके बाद जो दीर्घ स्वर है, हम नाम से ही जान सकते हैं कि दीर्घ यानी कि बड़ा। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें बोला जाता है दीर्घ स्वर। इसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें बोला जाता है प्लुत स्वर। किसी को पुकारने में या फिर नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, भैया। ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो बोला जाता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना का समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोला जाता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। और इसके बाद दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर हम देखें तो स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है? स्वरों की संख्या 3 तरह की कैटेगरी में स्वरों को डिवाइड किया गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या। जीभ के अग्रभाग के आधार पर हम देखेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, यानी कि जीभ का जो हमारी जीभ का अगला भाग होता है वो काम करता है, उसे बोला जाता है अग्र स्वर। ये कौन कौन से हैं? ई, ए। आप बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। जीभ का जो अगला भाग है वो काम करता है, उन्हें बोला जाता है अग्र स्वर। ई, ऐ, ए। ठीक है, मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच का भाग काम करता है उन्हें बोला जाता है मध्य स्वर। ये कौन से है? इसकी संख्या 1 है अ, ए। आप ए बोल के देखिए, आपको पता लगेगा जो जीभ है हमारी उसका बीच वाला भाग, मध्य वाला भाग काम करता है, इसीलिए इसे मध्य स्वर बोला जाता है। अब है पार्श्व स्वर। जिनके उच्चारण में जीभ का पार्श्व भाग काम करता है यानी कि पिछला भाग काम करता है उन्हें बोला जाता है पार्श्व स्वर। कौन कौन से है ये? आ, उ, ओ, औ, अ। ठीक है,
अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है यानी कि अग्र भाग काम करता है अग्र स्वर, बीच वाला भाग काम करता है मध्य स्वर और लास्ट वाला यानी कि सबसे पीछे का भाग काम करता है तो पार्श्व स्वर। ठीक है, जीभ के अग्र भाग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर है ये स्वरों की संख्या, किन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं होंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या की। होंठों की स्थिति के आधार पर जो स्वरों की संख्या है 2 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है, अवर्तमुखी और वृत्तमुखी। अवर्तमुखी और वृत्तमुखी 2 तरह के हैं। अवर्तमुखी कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या फिर गोलाकार नहीं होते, जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे होंठ है वो गोलाकार नहीं होते, उन्हें बोला जाता है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी क्यों बोला गया? क्योंकि वृत्त मीन्स क्या होता है? सर्कल। जब हमारे होंठ गोलाकार नहीं होते इसी वजह से इसे अवृत्तमुखी बोला गया है। ये कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, अब वृत्तमुखी जिनके उच्चारण में हमारी जो ओंठ है वो वृत्तमुखी या फिर गोलाकार होते हैं, इसीलिए उन्हें वृत्तमुखी बोला गया है। ये कौन कौन से होते हैं? उ, औ, ओ, आ। अब बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किसका उच्चारण करते समय होंठ वृत्तमुखी हो रहे हैं या फिर गोलाकार हो रहे हैं, और या फिर जिनका उच्चारण करते समय ओंठ हमारे गोलाकार नहीं होते वो अवर्तमुखी बोला जाता है उनको। ओंठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। ठीक है, अब देखते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? निर्नुनासिक या फिर मौखिक स्वर, सेकंड है अनुनासिक स्वर। अब निर्नुनासिक क्या होता है कि जिनका उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। अब वर्ड को तोड़ के देखिए, निर्नुनासिक यानी कि जो हवा है वो नाक से नहीं निकलती, हवा केवल मुंह से निकलती है, इसीलिए इसे मौखिक स्वर भी बोला गया है। कौन कौन से है ये? ए, आ, ई, ये इस तरह के जो स्वर है ये निर्नुनासिक या फिर इन्हें मौखिक स्वर भी हम बोलते हैं, ये है। अब देखते हैं अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, नाक से भी हवा निकलती है और मुंह से भी हवा निकलती है, इसीलिए इसे अनुनासिक यानी कि नाक से भी हवा निकल रही है। तो ये कौन कौन से है? आ, ई। आप देख लीजिए, जिसमें भी चंद्रबिंदु या फिर अंकी बिंदी आएगी आप उसे अलग ही पहचान लोगे कि ये अनुनासिक स्वर है। निर्नुनासिक मौखिक स्वर में चंद्रबिंदु या फिर अंकी बिंदी नहीं आती, अनुस्वार या नहीं आते, इसी वजह से निर्नुनासिक बोला जाता है। और अनुनासिक हम किसे बोलते हैं? जिसमें चंद्रबिंदु लगा होता है। जब हम चंद्रबिंदु वाले वर्णों को बोलते हैं तो हमारे नाक से भी हवा निकलती है। अब बोल के देखिए, अंग, अंग, आ, ई, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। तो यहाँ स्वरों का जो वर्गीकरण था कंप्लीट होता है। व्यंजनों के वर्गीकरण को हम इससे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।